Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to APS Science. So let's start with our chapter Physical Quantities and Units. So our second learning outcome is using SI base units. मैंने अपने पिछले लेक्चर में SI यूनिट्स का जिक्र किया था जिसमें मैंने डिराइव्ड यूनिट्स और बेस यूनिट्स के बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे किस तरह हम SI बेस यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस या हम कह सकते हैं इन डिफरेंट केसेस। उससे पहले हम एक दफ़ा देखेंगे कि SI बेस यूनिट्स थे क्या। SI base unit is a standard tool or technique which can be used to measure a base quantity, यानी ऐसे स्टैंडर्ड टूल या टेक्निक जिसके तहत हम बेस क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यूजिंग SI बेस यूनिट्स, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें हमारे आगे तीनों सिचुएशंस में हमने तीन मेन केसेस पढ़ने हैं, उन तीनों केसेस में ये हेल्प करेगा। पहली चीज़ ये कि आपके पास कोई भी नंबर आ गए 1 2 3 4 कोई भी आ गया, वो उसके कोई भी SI यूनिट्स नहीं होते। SI यूनिट्स में डिराइव यूनिट्स एंड बेस यूनिट्स बोथ आते हैं। हमारे जितने भी नंबर्स हैं इनके कोई भी SI यूनिट्स नहीं होते। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे नॉन कांस्टेंट्स होते हैं जैसे कि स्प्रिंग कांस्टेंट और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ आती हैं लाइक पाई, द मैथमेटिक्स पाई, इनके भी कोई यूनिट्स नहीं होते। इनको बताने का मकसद ये था कि अगर आपके कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी दी गई एग्जामिनर की तरफ से और उसमें नंबर्स हुए या कोई नॉन कांस्टेंट या कांस्टेंट वैल्यूज़ हुए या ये सब चीज़ें हुई, हमने सिंपली उनको एलिमिनेट कर देना है जब हम उसको रिजॉल्व कर रहे होंगे। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे, लेकिन रिजॉल्व के वक्त हमने इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आ गई, नंबर्स आ गए, नॉन कांस्टेंट्स आ गए या कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई, हमने सिंपली इनको इग्नोर कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि इन चीज़ों के कोई बेस यूनिट्स ही नहीं होते या कोई SI यूनिट्स ही नहीं होते। हमारा जो पहला केस है या हमारा जो पहला यूज़ है वो है कि वी कैन एक्सप्रेस डिराइव्ड यूनिट्स एज प्रोडक्ट्स और क्वोशिएंट्स ऑफ SI बेस यूनिट्स, यानी हम डिराइव्ड यूनिट्स को एक प्रोडक्ट या क्वोशिएंट जिसका मतलब डिवाइड होता है उनको इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरह? अब हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब एक चीज़ आपको जब भी आपने रिजॉल्व करना है, यानी यूज़ नंबर 1 में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एक चीज़ याद रखनी है। आपने सबसे पहले जितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी आपने उनको रिजॉल्व करते हुए बेस क्वांटिटी तक आना है और फिर बेस क्वांटिटी से आपने बेस यूनिट तक आ जाना है, तो आप सक्सीड हो जाएंगे। ये पहला आ गया डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। टाइम आपके पास बेस क्वांटिटी है। सबसे पहला आपके पास स्टेप क्या है कि आपने जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं उनको बेस क्वांटिटीज़ तक लेकर आना है। आपके पास टाइम क्या है? बेस क्वांटिटी, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट एक डिराइव क्वांटिटी है, उसको आपने बेस क्वांटिटी तक लेकर आना है। डिस्प्लेसमेंट अगर आप सोचें क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड, ठीक है। तो अब लेंथ आ गया, लेंथ का जब जिक्र आया तो आपको पता चल गया कि लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है। तो आपके पास दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? अपने बेस क्वांटिटी से बेस यूनिट तक आ जाना है। तो लेंथ और टाइम को अब आपने बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है, वो है मीटर ओवर सेकंड, तो आपके पास ms-1। इसी एग्जांपल नंबर 2 में हम जाएंगे तो वो है फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब स्टेप नंबर 1, मास आपके पास बेस क्वांटिटी, क्लियर। एक्सेलरेशन इज अ डिराइव क्वांटिटी, तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन को इस तरह रिजॉल्व करेंगे कि हम बेस क्वांटिटीज तक आ जाएं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब आप वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अगर आप उसको सोचेंगे तो हमने एग्जांपल नंबर 1 में कर लिया था, हमें उसके बेस यूनिट्स क्लियर हैं जो कि थे ms-1 और टाइम हमारे पास वैसी बेस क्वांटिटी है तो उसको बेस यूनिट में आप एक्सप्रेस करेंगे तो वो हो गया सेकंड। तो अब आपने इसको इस तरह लिखा और जब आप सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो ms-2। अब आपके पास इसके भी बेस यूनिट्स आ गए। मास के आपके पास वैसे ही है किलोग्राम। अब आप इसको इकट्ठा लिखेंगे
और मल्टीप्लाई करके आपके पास kg-ms-2 आ जाएगा। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पे, जो कि है वोल्टेज। वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो है पावर ओवर करंट। करंट आपके पास अगेन अ बेस क्वांटिटी है, तो ये हमारा क्लियर है। पावर जो है वो हम आपके पास एक डिराइव क्वांटिटी है। अब आपने इसको रिजॉल्व करना है, तो पावर जो होगा वो उसका फॉर्मूला है एनर्जी ओवर टाइम। अब आपको एक बात याद रखनी है, एनर्जी डिसिपिएट हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो, वो हमेशा इक्वल होती है द वर्क डन या द वर्क डन बाय दैट रिस्पेक्टिव सोर्स। अब वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है, जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स अप्लाइड इन दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन और जितना डिस्टेंस कवर हो, तो वो वर्क डन था। तो वर्क डन का आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास फॉर्मूला है। आप इसका मतलब उसको एनर्जी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब फोर्स हमने अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 में किया, डिस्प्लेसमेंट हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो आपने इनको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस किया और आखिरकार आपने रिजॉल्व करते हुए आप अपने यूनिट्स पे पहुंच गए। अब आप इन यूनिट्स को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं। पावर डिवाइडेड बाय आप करंट का आपको सिंपल, आपको पता है बेस यूनिट क्या है, एम्पेयर्स, आप वो लिखेंगे और एट द लास्ट एम्पेयर्स को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास kg-m²s-3a-1। यहां पे हमारा यूज नंबर 1 कंप्लीट। जो इसका यूज नंबर 2 है वो क्या है कि वी कैन एक्सप्रेस द अननोन कॉन्स्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। यानी जो अननोन कॉन्स्टेंट है, आपको उस कॉन्स्टेंट के बारे में नहीं पता और आपने उसको एसआई बेस यूनिट्स की टर्म में एक्सप्रेस अप करना होगा। अब हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है वो है velocity is equals to the unknown constant multiplied by pressure over density under root। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो है द अननोन कांस्टेंट। इस अननोन कांस्टेंट को हमने फोकस करना है, उसके लिए हमें इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें बाकी सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना पड़ेगा। उसको करने के लिए हमें सबसे पहले ये अंडर रूट का साइन को एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। हमने लिया और जो हमारे पास अंडर रूट था वो कट हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि एट द लास्ट हमारा जो अननोन कांस्टेंट है वो फ्री हो गया है। हमने अब इसको एम करते हुए सब्जेक्ट बना लेना है, जो कि हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। अब हमारा वेलोसिटी, अब हमारा क्या स्टेप आ गया, अब हमारा स्टेप है कि हमने इनको एसआई बेस यूनिट से रिप्लेस करना है। वेलोसिटी के आपको बारे में पता चल गया है, वो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 यूज नंबर 1 में उसको सॉल्व किया। प्रेशर और डेंसिटी रह गया, तो सबसे पहले डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, जो कि किलोग्राम ओवर एम क्यूब, और हमारे पास ये बन गया इसके बेस यूनिट्स। अब हम आएंगे प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 यूज नंबर 1 में किया। एरिया आपको पता है मीटर स्क्वायर, तो इसको रिजॉल्व करके ये आ गए इसके बेस यूनिट्स। अब हम इन बेस यूनिट्स और वेलोसिटी के बेस यूनिट्स जो कि मीटर पर सेकंड है, उनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हम फर्दर इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा। और अब एट द लास्ट हम जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। 1 को मैंने लिखा हुआ है डायमेंशनलेस। अब एक बात ज़रूरी है, आपके पास एक कोई भी रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी है, आपने उसको सॉल्व किया और एट द लास्ट आपके पास कोई यूनिट्स नहीं आए। 1 इज़ अ नंबर, 1 हैज़ नो यूनिट्स। नंबर के तो कोई यूनिट्स नहीं होते, तो आपके पास अगर कोई यूनिट्स नहीं आएंगे तो आपने उस क्वांटिटी को डायमेंशनलेस कहना है। इसी तरह आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपने उसको सॉल्व किया और उसके करेक्ट बेस यूनिट्स आए, तो आपने उसको डायमेंशनली करेक्ट कहना है। इसी तरह आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके रॉन्ग बेस यूनिट्स आ गए, तो आपने उसको डायमेंशनली इनकरेक्ट कहना है। अब हम चलेंगे अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 पे, जो कि है फोर्स इज इक्वल्स टू द अननोन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव इनटू लेंथ। अब आपको पता है कि मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अब इसमें आपने अननोन कांस्टेंट जो कि n है उसको फोकस करना है, आपने उसको सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन उससे पहले
आपको पता है कि डेरिवेटिव के तो कोई यूनिट्स नहीं होते, तो सिंपली आप उनको इग्नोर करोगे। आपके पूरे फॉर्मूला में जिस जिस चीज़ के आपको पता है कि उसके यूनिट्स नहीं होते, जो मैंने अपने 3 मेन यूज़ बताने से पहले आपको 2 चीज़ें बताई थी कि ऐसे नॉन वेरिएबल्स, ऐसे नॉन कॉन्स्टेंट्स जिनका आपको पता है कि कोई यूनिट्स नहीं है, आप उनको भी इग्नोर करोगे, और नंबर्स जो आपको जितने भी नंबर्स हुए आपने उनको भी इग्नोर करना है। तो डेरिवेटिव आपको पता है इसके कोई यूनिट्स होते ही नहीं है, तो आप उसको सिंपली इग्नोर करो। अब आपके पास वेलोसिटी रह गई, लेंथ रह गई, एरिया रह गया, एन रह गया और फोर्स रह गया। अब आप एन को अपना सब्जेक्ट बनाएं और डी को एलिमिनेट कर दें। फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया। अब आपको इन सब के बेस यूनिट्स पता है। फोर्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, एरिया आपको पता है, वेलोसिटी मैंने सॉल्व करके दिखाया, और लेंथ आपको पता है मीटर्स में होता है। इसको आप बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखें और फर्दर रिजॉल्व करें तो आपके पास kg m-1 s-1 इसके बेस यूनिट्स आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने यूज नंबर 3 पे, जो कि है we can find the value of the power of the variable present in a derived quantity using SI base units। मतलब कि कोई भी हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, हम उसकी पावर की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एसआई बेस यूनिट्स। हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है वो है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मैस इंटू वेलोसिटी पावर के। अब हम सबको पता है कि इसकी पावर क्या है, लेकिन हम फर्ज करते हैं कि हमें नहीं पता। अब हमें के ढूंढना है, के हमारा टारगेट है। के क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर पावर है, तो वेलोसिटी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी सब चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, कुछ इस तरह। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी, मैंने शुरू में जिक्र किया कि कोई भी एनर्जी होगी, एनर्जी हमेशा इक्वल होती है वर्क डन के। वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो आप काइनेटिक एनर्जी को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। अब क्योंकि मैंने इन सब के पहले आपको बेस यूनिट्स बताए अपने प्रीवियस एग्जांपल्स में, अब हम इसको सिंपली सब्सटीट्यूट कर देंगे या रिजॉल्व कर लेंगे, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपको इसमें जो ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें जिस तरह केजी कैंसिल हो रहा है, 2 को आपने इग्नोर करना है फिर से। क्यों? क्योंकि 2 एक नंबर है, 2 के कोई यूनिट्स नहीं होते, इसलिए आप उसको सिंपली इग्नोर करोगे। अब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आपके पास m² s-2 आएगा। अब 2 क्योंकि कॉमन है, तो आप 2 को कॉमन ले लो, तो ms-1² ms-1 वैल्यू k। अब मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वेट हो जाती हैं, यानी पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो इसका मतलब k इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह हम पावर भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की बाय यूजिंग एसआई बेस यूनिट्स। थैंक यू।